गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। के अंतर्गत हम लोगों ने कल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ लिए थे। आज हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ेंगे। उसके साथ ही ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में एनवायरमेंटल या जो हमारे वातावरण संबंधित जो कारक हैं, उनमें सबसे पहला है जो लर्निंग कंडीशंस या फिर सीखने के जो स्थान है वहाँ की कंडीशंस के बारे में है। तो लर्निंग अगर हमारे कंडीशंस में कोई दिक्कत है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नॉइस प्रॉब्लम है, पुअर इल्यूमिनेशन, बैड वेंटिलेशन, ओवर क्राउडिंग है ना, बैड सीटिंग अरेंजमेंट है, अनकंफर्टेबल स्टे है, बोथ एट होम एंड स्कूल है ना। अगर ऐसा कभी होता है कि स्कूल में आपकी घर में आपकी जॉइंट फैमिली है और स्कूल आपका क्राउडी है, कम स्पेस आपको मिल रहा है, सिटिंग में एक सीट पे कई कई बच्चे बैठ रहे हैं, घर में अगर आपको स्टडी रूम नहीं मिल रहा है या कि आपका प्रॉपर स्टडी कॉर्नर नहीं है, तो भी आपकी लर्निंग बहुत हद तक हैम्पर होती है। जो लोकेशन होती है स्कूल की, वो भी बहुत इम्पैक्ट करती है कि अगर लोकेशन क्या, स्कूल बिल्कुल मार्केट प्लेस पर है या किसी किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा है, रेलवे ट्रैक के पास है, या कभी हम देखते हैं कि स्कूल किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे लगातार फैक्ट्री है या आसपास जहाँ से आवाजें आ रही हैं, तो भी हमें समस्या होती है लर्निंग में। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इंटरनल सेटअप ऑफ स्कूल, अकोमोडेशन कैसा है स्कूल का, डेकोरेशन और हेल्पफुल और सैनिटरी कंडीशंस कैसी है ना। आप बच्चों के लिए प्रॉपर वहाँ पे फ्रेश रूम्स हैं या नहीं है, या वहाँ पे जाके उनको कोई दिक्कत हो रही है, वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्लीनिंग नहीं हो रही है। ये भी चीजें हमारी पूरी लर्निंग की एफिशिएंसी को घटा देती हैं। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स के अंतर्गत की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ स्कूल, ये भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। पहला फैक्टर होता है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल मस्ट बी ड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, है ना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हमारा टाइम टेबल बना होना चाहिए। एंड इट शुड अवॉइड फटीग एंड बोर्डम। और ऐसा होना चाहिए जिससे हमें थकान ना हो रही हो और हमें बोर्डम नहीं फील हो रहा, हम बोर नहीं हो रहे हो। और डिफिकल्ट सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, ये शुरुआत में रखे होने चाहिए। मॉर्निंग क्लासेस हमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए होनी चाहिए। और देयर शुड बी इंटरवल आफ्टर सम पीरियड, और पूरे दिन में एक ब्रेक भी मिलना चाहिए जिसमें बच्चा अपने को रिफ्रेश कर सके फॉर नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। इसके साथ हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए स्कूल का, क्लासरूम का होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग। तो जहाँ डेमोक्रेटिक फीलिंग होती है वहाँ लर्निंग आसानी से होती है, क्योंकि बच्चा और टीचर ये एक दूसरे को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। पीपल टीचर रिलेशन शुड बी हेल्दी, एंड and that is mental cooperation, and people are motivated to learn। मोटिवेशन होना चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए, मेंटली हेल्दी माहौल होना चाहिए, और पीपल टीचर का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके साथ हम देखते हैं कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन बहुत होना चाहिए। द इंटर क्लास और इंटर हाउस कंपटीशंस विल स्टिमुलेट पीपल टू वर्क मोर इन ऑर्डर टू आउटशाइन अदर्स, है ना। ऐसा होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारे हाउसेस होते हैं स्कूल में, हर बच्चा अपने हाउस के नाम पर एकदम एक्टिविटी करने में शामिल रहता है, एक्टिवेटेड रहता है पूरे टाइम, क्योंकि उसको अपने हाउस को जिताना होता है। जो जो दुश्मनी या ईर्ष्या की जो फीलिंग होती है, ये होती है, लेकिन इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए ग्रुप जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, और कंपटीशन ऐसा हो जिसमें हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, हम एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन करें। एक सेहतमंद जो एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, इसमें एक दूसरे को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यही सब अगर हमारा है तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हमारा अच्छा माना जाएगा और हमारी लर्निंग बेटर होगी। इसके साथ ही पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल शुड बी एक्टिव, है ना। बच्चे पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज में और वो पैसिव ना हो, है ना। पीपल शुड नॉट एक्ट एज पैसिव लर्नर्स, दे शुड बी एक्टिव लर्नर्स। हर काम में उनको डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए, उनको पैसिव होके नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही गाइडेंस इन द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट and activities in accordance with the age and ability and aptitude of the student should be provided। स्कूल में ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए
कि बच्चा कौन-सा सब्जेक्ट आगे के लिए ले रहा है, किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी एज और अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं के आधार पर वो किन सब्जेक्ट्स को ले सकता है, किन एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकता है, ये सब गाइडेंस उसको स्कूल से प्रॉपरली मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो ऑब्वियसली उसकी लर्निंग और उसकी एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। जो अनगाइडेड चिल्ड्रन होते हैं वो कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं और बाद में उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने ये सब्जेक्ट क्यों लिया और लेने के बाद उनको कभी-कभी रिग्रेट भी होता है। इसके साथ जो वर्किंग कंडीशन ये वाला और हमारा वर्किंग कंडीशन का पार्ट क्लियर हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेथोडोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम ये देखते हैं कि मेथोडोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही मेथड से पढ़ा रहे हैं क्लास में बच्चों को, तो ऑब्वियसली उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होने वाली है और अगर मेथड में प्रॉब्लम है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फिर बच्चे को समझने में ही प्रॉब्लम हो जानी है।